So hello everyone, welcome to the video, welcome to the channel. So recently me and my friends at Punjab University, my colleagues at O2IES, we have decided to start this series. In this series, we'll try to examine what is happening in the current events. हम current events को examine करने की कोशिश करेंगे through an anthropological lens. ये जो आपकी सीरीज़ होगी, ये जो आपकी पूरी वीडियोस की सीरीज़ बनाई जाएगी, जैसे जैसे टाइम परमिट करेगा हम और वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश करेंगे. ये सिर्फ आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए ही नहीं, ये सिर्फ आपके मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए नहीं, सिर्फ आपकी इंटरव्यू के लिए नहीं. इट विल बी फॉर द होल डिसिप्लिन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी एज वेल. जो भी आपके पास करंट इवेंट्स होते हैं, हम एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल एंगल से उन करंट इवेंट्स को डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे. उन करंट इवेंट्स को कैसे लिखा जाना चाहिए, कैसे उन करंट इवेंट्स को देखा जाना चाहिए, कैसे उन करंट इवेंट्स को स्टडी किया जाना चाहिए. हम इन चीज़ों को डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उन इवेंट्स के लिए क्या कुछ लिखा गया है इन पास्ट, कौन सी थ्योरीज़ हैं जिनके ज़रिए आप इन इवेंट्स को स्टडी कर सकते हो. ओके, तो जो हमारा पहला मुद्दा होने वाला है दैट इज़ रिगार्डिंग द रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड फार्मर प्रोटेस्ट्स. जो किसानों के प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं इन द नदर्न इंडिया, उसके रिगार्डिंग ये मेरी वीडियो रहेगी कि एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से, सोशोलॉजिकल एंगल से इन मुद्दों को किस तरह से आप स्टडी कर सकते हो, किस तरह से आप इन मुद्दों को देख सकते हो. ये वीडियो आपको एक पर्सपेक्टिव देगी देखने का, एक नहीं. आई विल ट्राई टू एनालाइज एज मैनी थिंकर्स, एज मैनी सोशोलॉजिस्ट एज आई कैन. सो इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी होने वाली है. देखिए, अगर हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, इंडियन एंगल से पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, इन इंडिया नॉट मच हैज़ बीन डन. ज़्यादा आपके पास पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा रिसर्च नहीं है, ना ही आपके पास कोई मच अक्लेम्ड, मच एक्नॉलेज्ड पेपर्स हैं जो कि पॉलिटिकल स्ट्रगल को, रीजनल मूवमेंट्स को, पॉलिटिकल मूवमेंट्स को दिखा सकें. सो आई हैव सम थिंकर्स ऑफ द वेस्ट जिनकी पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ या फिर जिनकी पॉलिटिकल रिसर्च इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी रेलिवेंट लगती है मुझे इन फार्मर प्रोटेस्ट्स को लेके. सो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंकर, द फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट और द फर्स्ट व्हाट आई कैन से थिंकर ही बेटर रहेगा इस व्यक्ति के लिए नाम कार्ल मार्क्स. तो जो आपके पास कार्ल मार्क्स की डायलेक्ट्रिक थ्योरी है, उसके ज़रिए आप इन फार्मर प्रोटेस्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हो, अच्छे से आप इन फार्मर प्रोटेस्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो. स्पेशली इन द केस ऑफ पंजाब के केस में हमें क्या देखने को मिला है दैट देर आर मैनी फार्मर फ्रंट्स. ठीक है, बहुत सारी आपके पास पार्टीज़ थी, बहुत सारी आपके पास फार्मर्स में यूनियंस थी जो कि एक्टिव थी, हु हैड देयर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जिनके आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे इन पास्ट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर वर्किंग इन द पंजाब रीजन. ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ सब रीजनल पार्टीज़ भी थी, कुछ आपके पास नेशनल लेवल की पार्टीज़ भी थी. ठीक है, ऑब्वियसली देर आर सम मार्क्सिस्ट यूनियंस ऑल्सो. दे हैव कोलैबोरेटेड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटरी सिस्टम. ठीक है, जो आपके पास ये लॉज थे, इनको लगा कि ये जो लॉज हैं, ये जो सिस्टम बनाने वाले हैं, जो कैपिटलिस्ट लॉज आने वाले हैं, ये एक्सप्लॉयटेशन का एक साधन बनेंगे इन द हैंड्स ऑफ द कैपिटलिस्ट्स. ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग
दी टर्मिनोलॉजी, द टर्म्स, द टेक्निकल टर्म्स, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो अंडरस्टैंडिंग को बनाना है। ओके, सो दे हैव कोलैबोरेटेड अगेंस्ट दैट वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, अगेंस्ट दैट वन पर्टिकुलर क्लास which they believe will exploit them in the future. So ये वाली जो आपके पास पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये जो आपके पास प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इट कैन बी स्टडीड फ्रॉम द एंगल ऑफ द कार्ल मार्क्स डायलैक्ट्रिक थ्योरी। कार्ल मार्क्स की जो स्ट्रगल की थ्योरी है, डायलैक्ट्रिक की थ्योरी है, उनसे ये स्टडी किए जा सकते हैं। ये तो है पहला पर्सपेक्टिव, ठीक है, एक क्लासिकल पर्सपेक्टिव है। इस पर्सपेक्टिव की बहुत सारी खामियां भी हैं। जो आपके पास पहली और सबसे बड़ी खामी जो हमें नज़र आती है वो ये है कि हरियाणा में इस पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से लगाया नहीं जा सकता। हरियाणा में जिन फार्मर्स ने बीजेपी गवर्नमेंट को वोट दिया था, वही फार्मर्स अब इस प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं। ओके, तो मार्क्स की जो थ्योरी है, जो डायलैक्ट्रिक थ्योरी है, इट इज़ नॉट एबल टू फुली डिसाइफर दिस प्रोटेस्ट। ठीक है, पंजाब के एरिया में तो ये जो थ्योरी है ये पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट को स्टडी करने के लिए यूज़ की जा सकती है, बट नॉट इन दी हरियाणा रीजन and not in the UP region, because recently many farmers from the UP, they are also coming here. Then you have another major anthropologist, another political anthropologist, David Graeber. डेविड ग्रैबनर ने 2018 में रिसेंटली एक किताब लिखी थी, एक अपना काम छापा था जिसका नाम था बुलशिट जॉब्स। बुलशिट जॉब्स में डेविड ग्रैबनर कहते हैं कि अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रेशर के नीचे कुछ जॉब्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। स्ट्रक्चर को, जो आपके पास इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको कुछ जॉब्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। वो जो जॉब्स होती हैं वो आपके पास उनका कोई यूटिलिटी नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन मैनी सॉफ्टवेयर कंपनीज आपको अजीबोगरीब जॉब्स देखने को मिल जाती हैं। कोई एनालिस्ट बन जाता है, कोई टेस्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। ऐसी जॉब्स देखने को मिलती हैं जिनकी कोई प्रॉपर यूटिलिटी नहीं होती है। ये जॉब्स कैसे बनाई जाती हैं, ये जॉब्स क्यों बनती हैं? तो डेविड ग्रैबनर कहते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर या फिर जो भी आपका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है ज़रूरत से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने का, इकॉनमी को बूस्ट करने का, और इस दबाव के नीचे जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होती हैं। ऐसी जॉब्स क्रिएट होती हैं जिनकी इकॉनमी को कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एमएसपी का सिस्टम देखें, जो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, जो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है, दिस इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हिस्ट्री को देखें, इट हैज़ बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेहरूवियन एरा। ठीक है, 1960s में इसका मेजर डेवलपमेंट वो देखने को आपको मिलता है। ओके, 1960s में इसका ओरिजिन होता है। देन इट वाज फुली मैच्योर, जो इसको मैच्योर किया जाता है, प्रॉपर जो इसकी फॉर्मुलेशन की जाती है वो आपके पास शास्त्री जी के टाइम के ऊपर की जाती है, एंड देन एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। और इसी बीच में हमें ये देखने को मिलता है कि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है उसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही है। रादर एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है फॉर सम पॉलिटिकल गेन्स टू कन्फर्म सम सोशलिस्ट प्रेशर्स। तो जो आपके पास एमएसपी है, ये सोशलिज्म के प्रेशर से बनी हुई आपके पास एक स्ट्रक्चर भी मुझे नज़र आती है कई बार। बट डेविड ग्रैबनर की ये जो फिलॉसफी है, ये जो डेविड ग्रैबनर की जो थ्योरी है बुलशिट जॉब्स वाली, ये यहाँ पे फेल कर जाती है। क्यों?
बिकॉज अगर आप पंजाब की इकोनॉमी को ध्यान से देखें, इवन अगर आप हरियाणा की और वेस्टर्न यूपी की इकोनॉमी को ध्यान से देखें, यहाँ पे जो किसान यूनियंस हैं जिनकी डेवलपमेंट प्रॉपर हुई है, मंडी सिस्टम प्रॉपरली डेवलप हुआ है, वहाँ पे एमएसपी, उन एरियाज़ में एमएसपी मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी बन चुका है। ठीक है, इट हैज़ बीन नाउ अ मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी। किसानों के पास पैसे आते हैं, किसान आगे खर्चा करते हैं, उन खर्चों के साथ आपके पास जो बहुत छोटे छोटे टाउन्स हैं वो आगे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट नाउ वेयर आई एम, जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, ये एक बहुत छोटा सा कस्बा है। ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक आई एम एट होम। ये बहुत छोटा सा एक कस्बा है, इसके इर्द गिर्द बहुत छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे प्रॉपर एमएसपी वीट के ऊपर और पैडी के ऊपर किसानों को दिया जाता है, और किसान ज़्यादातर यही दो फसलें ग्रो करते हैं। ओके, तो देखा क्या जाता है कि जब आपके पास कटाई होती है, किसानों को एमएसपी मिलता है, तभी जो दुकानदार है उनकी खरीदी ज़्यादा होती है, वहाँ पे बिजनेस देखने को मिलता है। और ये सिर्फ इस टाउन का हाल नहीं है, देर आर मैनी मेजर टाउन्स इन पंजाब एंड हरियाणा हु आर वर्किंग लाइक दिस, that are working like this. So MSP, which has developed from the socialist pressures, now it has became a major driver of the economy. ये major driver of economy बन चुका है अब, जिसकी वजह से ये जो डेविड ग्रेबनर की जो थ्योरी है नॉन यूटिलिटी वाली, ठीक है, बुलशिट जॉब्स वाली, ये क्लैप्स करती हमको दिखाई देती है। Then there are some classical works. फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज़ अ वर्क फ्रॉम एरिक वुल्फ। एरिक वुल्फ ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था यूरोप एंड पीपल विदाउट हिस्ट्री, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1982। इस किताब में एरिक वुल्फ ये कहते हैं कि धीरे धीरे जो वेस्टर्न फिलॉसफीज़ हैं, जो आपके पास वेस्टर्न कल्चर्स हैं, उनका प्रभाव बढ़ता जाता है, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज का प्रभाव जो है वो बढ़ता जाता है। और जो नेटिव कल्चर्स हैं, ठीक है, जो आपके पास नेटिव कल्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया की नेटिव कल्चर्स या फिर जो नॉन वेस्टर्न कल्चर्स हैं, ईस्ट की कल्चर्स हैं, दे विल ट्राई टू फाइट बैक। और ये मुझे किसी हद तक ये जो फिलॉसफी है ये ठीक लगती है। The reason number one is that our government, it has started to follow the Western economical system. ठीक है, I won't say that political system या फिर philosophical system में कोई change आया है। The political system, it is highly inclined towards our needs only. ठीक है, जो डेमोक्रेसी हमारे पास है ये हमारी नीड्स को प्रॉपरली मीट करती है। बट द इकोनॉमिकल सिस्टम, टू सम एक्सटेंट वी हैव बीन कॉपिंग फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिकल सिस्टम को हम वेस्ट से कॉपी कर रहे हैं, और एरिक वुल्फ भी यही कहते हैं, द डोमिनेंस ऑफ द वेस्ट, इट विल स्टार्ट द पॉलिटिकल अपराइजिंग्स, इट विल स्टार्ट द नेटिव मूवमेंट्स इन द ईस्ट। ये नेटिव मूवमेंट्स को हवा देंगे जो कि ईस्ट में होंगी। अब ये जो आपके पास पूरा का पूरा जो ये बिल आया है, ठीक है, इट इज़ ऑल इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द वेस्टर्न इकोनॉमिकल सिस्टम, what has been followed in America, what has been followed in Canada. This privatization. And now, because it is changing the evolved system, it is changing the natively evolved system, जो market system है, it was इसकी जो starting है, it was started by Sir Chotu Ram, ठीक है, एंड इट हैज़ इवॉल्व इंडिजीनियसली। मेरा मानना तो यही है कि इसकी जो डेवलपमेंट है ये इंडिजीनियस डेवलपमेंट हुई है, बिकॉज वी आर सो मच कनेक्टेड, द ईस्टर्न सिविलाइजेशन, द कल्चर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, वी आर सो मच डिपेंडेंट एंड सो मच अटैच्ड विद दिस मार्केट सिस्टम दैट हैज़ इवॉल्व इंडिजीनियसली। वी आर नाउ स्टार्टिंग टू फाइट बैक, हम फाइट बैक कर रहे हैं।
regarding the changes that are influenced from the ideas of the Western economy. तो ये भी जो फिलॉसफी है, एरिक वुल्फ की जो फिलॉसफी है या फिर एरिक वुल्फ की जो थॉट है, ये भी किसी हद तक ठीक लगती है. द नेक्स्ट वन, इट इज़ द जेम्स स्कॉट्स द वेपन ऑफ द वीक. जो जेम्स स्कॉट की फिलॉसफी है विद द वेपन ऑफ द वीक, फिलॉसफी जेम्स स्कॉट की उतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितना जेम्स स्कॉट की मेथडोलॉजी है पॉलिटिकल मूवमेंट्स को स्टडी करने की. जेम्स स्कॉट सेड, जैसे जैसे आपके पास कैपिटलाइजेशन होगा in agriculture, first of all the philosophy, the whole thing, it is based upon the agriculture in the नॉन मार्केट इकोनॉमीज़. ठीक है, जो इंडिया की अभी मार्केट बनी है, ठीक है, लेकिन जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारी आइडियोलॉजीज़ हैं, वो अभी भी नॉन मार्केट इकोनॉमी वाली हैं. तो जैसे जैसे कैपिटलाइजेशन बढ़ता है फार्मिंग में, एक जो तबका है फार्मिंग का, जो बहुत बड़ा तबका है फार्मिंग का, वो मार्जिनलाइज होना स्टार्ट हो जाता है. उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी आनी स्टार्ट हो जाती है. सिंस वो जो बड़ा तबका है वो मार्जिनलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, वो बड़ा तबका जो है वो गॉसिपिंग करता है. ठीक है, अब देखिए, बड़ा जो मार्जिनलाइज तबका है, देखिए मार्जिनलाइज तबके के पास ना ही पैसा होगा. पॉलिटिकल मूवमेंट्स को फंड करने के लिए आपको पैसा चाहिए मार्केट इकोनॉमी में, ना ही उसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट होती है. बिकॉज बड़ी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ होती हैं उसमें पॉलिटिसाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच बेस्ड अपॉन दी कैपिटल. ठीक है, इलेक्शन लड़े जाते हैं तो इलेक्शन में बहुत सारा आपको पैसा चाहिए होता है. तो जो एक मार्जिनलाइज तबका है वो क्या करता है, वो गॉसिपिंग का ज़रिया बनाता है. ठीक है, वो गालियों का ज़रिया बनाता है. ठीक है, कि गवर्नमेंट को उन्होंने गालियाँ निकालनी स्टार्ट कर दी. आपने बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक जो मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति है वो गवर्नमेंट को गालियाँ निकालना स्टार्ट कर देता है. तो जो आपके पास जेम्स स्कॉट हैं वो क्या कहते हैं कि धीरे धीरे ये जो गालियां हैं, ये जो गॉसिप्स हैं, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट तैयार करते हैं. और ये मुझे किसी हद तक पंजाब में ठीक बैठता दिखाई दे रहा है. क्यों? बिकॉज जैसे आपके पास बीजेपी सरकार आती है या फिर जैसे ही आपके पास कोई कैपिटलिस्ट सिस्टम आता है, द गॉसिप स्टार्ट्स. ठीक है, तो ये जो गॉसिप्स हैं पंजाब में या फिर ये रेडिक्यूल है गवर्नमेंट का, ये शुरू हो जाता है. इस मूवमेंट के पहले बहुत सारे गाने आए, बहुत सारे सिंगर्स आए इस मूवमेंट में जिन्होंने उस गॉसिप को बड़े स्टेज में वो लेके आए. ठीक है, सिंस दैट गॉसिप केम ऑन द लार्जर स्टेज, तो इवेंचुअली दैट गॉसिप बिकेम अ वेपन. वही एक वेपन बन गई और उस गॉसिप के साथ, उस नरेशन के साथ बाकी लोग जो हैं वो जुड़ते चले गए. सो दिस इज हाउ अ पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर्म्ड. ठीक है, तो जेम्स स्कॉट की ये जो फिलॉसफी है, ये जो उनकी मेथडोलॉजी है इन दी नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज़, कैसे एक गॉसिप, कैसे एक नरेटिव जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट बनाएगा. अभी भी आप देखते हो, ठीक है, द पीपल आर मोबिलाइज्ड अराउंड द नरेटिव्स. वो नरेटिव्स के अराउंड मोबिलाइज हो रहे हैं और इन्हीं नरेटिव्स को आपकी जो सरकार है वो देख रही है और इन्हीं नरेटिव्स को वो उलझाने की कोशिश कर रही है. ओके, तो ये आपके पास जो जेम्स स्कॉट की ये जो मेथडोलॉजी है, इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट. ठीक है, ये प्रॉपरली इस रीजन में काम करती है, इस पॉलिटिकल मूवमेंट में काम कर रही है. और उसके बाद तो 2001 में एक किताब लिखी गई थी बाय डोनाल्ड कर्ट्स. द नेम ऑफ द बुक, इट वाज द पैराडिम्स ऑफ पावर. तो पैराडिम्स ऑफ पावर में कर्ट्स ने मेनली
फुको की फ़िलॉसफी को, जो फुको की पावर की फ़िलॉसफी है, उसको कंटेम्परेरी कंटेक्स्ट में लाने की कोशिश की है। वो मेजरली जो फोकस है उनका, जो मेजर फोकस रहता है वो है डिसीजन मेकिंग इन द ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, द पॉलिसी मेकिंग इन द ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, कि पॉलिसी को कैसे बनाया जा रहा है, पॉलिसी को कैसे फॉर्मुलेट किया जा रहा है। और बहुत सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट ये मानते हैं कि पावर के अराउंड डिसीजन मेकिंग जो है वो रैप हो रही है। पावर किस में है? पैसे में। पैसा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास आजकल पैसा है? नहीं, पैसा है मल्टीनेशनल कंपनीज के पास। तो ये जो फिलॉसफी है ये भी मुझे किसी हद तक सही बैठती दिखाई देती है, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज का दबाव आता है गवर्नमेंट के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, एंड इवेंचुअली अराउंड दैट प्रेशर some decisions are made, some narratives are made so that those decisions they are acceptable to the public। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे को देखें, इकोनॉमिक सर्वे में भी एसेंशियल कमोडिटीज़ के कमोडिटी एक्ट के खिलाफ लिखा जाता है। मार्केट्स के जो सरकारी मार्केट्स हैं, सरकारी मंडियां हैं, उनके खिलाफ लिखा जाता है। ठीक है, एक नरेटिव पिछले कुछ सालों से सेट किया जाता है। ठीक है, और जो डिसीजंस हैं, ये मैं नहीं कह रहा भाई, मुझे मत गालियां निकालना, ये मिशेल फुको कह रहा है। तो फुको की जो फिलॉसफी है वो ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है इट इज़ अराउंड द पावर, एंड मल्टीनेशनल कंपनीज इन द ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, द मल्टीनेशनल फोरम्स लाइक वर्ल्ड बैंक, लाइक IMF, they have power to pursue or to influence the decision making in the economies, even in the major economies like India। तो ये वाली जो फिलॉसफी है ये भी मुझे किसी हद तक लगती है कि ये इस फार्मर प्रोटेस्ट को, इस पॉलिटिकल मूवमेंट को डिस्क्राइब करने में कामयाब रहती है, डिस्क्राइब करने में ये सक्षम रहती है। ठीक है, सो आपके पास 5 फिलोसोफर्स हैं, 5 एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट्स हैं। ठीक है, इसमें आपके पास जो 4 हैं वो तो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। द फर्स्ट वन ही वाज द डेविड ग्रैबनर, द सेकंड वन वाज वुल्फ, एरिक वुल्फ, द थर्ड वन वाज द जेम्स स्कॉट, एंड द फिफ्थ वन इट वाज description of Foucault's philosophy of power or Foucault's thinking of power, and it was done by Donald। Okay, so I hope you like the video। और किसी भी मूवमेंट को, किसी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी को, या फिर कुछ भी हो रहा हो आपके अराउंड, यू नीड डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स। आपको डाइवर्सिटी चाहिए होती है थॉट्स की, आपको डाइवर्सिटी चाहिए होती है ओपिनियंस की। कोई भी एक चीज़ रियल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, कोई भी एक फिलॉसफी, कोई भी एक थॉट उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एंड सिमिलर इज़ द केस ऑफ द पॉलिटिकल मूवमेंट्स और द जो आपके पास प्रोटेस्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स एक लार्जर पर्सपेक्टिव में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, the movements that are happening or the protests that are happening to influence the decision makings, to influence the decision making of the political parties। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव में मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो बहुत सारी आपको थॉट्स चाहिए होती हैं, बहुत सारी आपको थ्योरीज चाहिए होती हैं टू डिस्क्राइब व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। तो हमारी यही पहल रहेगी, हमारी यही कोशिश रहेगी कि जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाता है वैसे वैसे हम और वीडियोस बनाएं, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग योर डिसिप्लिन, वेदर इट इज़ एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी,
तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाया जा सके, उसको ब्रॉडन किया जा सके. सो थैंक यू वेरी मच. होप यू हैव enjoyed the video. Thank you.